Good evening, everyone. Here are some important topics regarding the biotechnology unit. कुछ important topics आज हम बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर हम उसके सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें तो वो है डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. That how recombinant DNA is formed and what is the technology behind the DNA और द रिकम्बिनेंट डीएनए. ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं, क्या प्रोसेस है रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने का. रिकम्बिनेंट डीएनए होता क्या है बेसिकली. रिकम्बिनेंट डीएनए मीन्स रिकम्बाइंड डीएनए. ठीक है. एक फॉरेन डीएनए जो कि हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है डीएनए का, उसे अब हम वेक्टर के थ्रू जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बाद उसमें अगर हम एक ऐसा चेंज लाना चाहते हैं जो डीएनए हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है, उसे हम वेक्टर में इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसके कुछ पार्ट्स को कट कर दिया जाएगा वेक्टर के जो अनइम्पॉर्टेंट है. वहाँ पे हम अपना डिज़ायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस करवाएंगे. देन उसके बाद वो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहलाएगा और उसे हम ट्रांसफॉर्म करवाएंगे वेरियस सेल्स में और एक तरह से अलग टाइप का डीएनए, रिकम्बाइंड डीएनए फॉर्म होगा और वो वही प्रोडक्ट्स आगे बनाएगा जिस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का डीएनए हमने, डोनर डीएनए जो हमने लिया था. रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक तरह से उसी की साइंस है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काम करती है एंड इट इज़ द बेस्ट एवर मेथड टू हैव रिकम्बाइंड डीएनए. ठीक है. इसमें बहुत सारे टूल्स लग जाते हैं जैसे एंजाइम्स जो कट करेंगे डीएनए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेज, वेक्टर्स चाहिए. फिर जिसमें हम ये सब इंट्रोड्यूस करवाएंगे रिकम्बिनेंट डीएनए जब बन गया है, रिजल्ट देखने के लिए ऐसा होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसमें हम ये इंट्रोड्यूस करवाएं. रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी रोल प्ले करती है. आप इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही हिस्सा समझें क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको पता ही है कि ऐसी इंजीनियरिंग है जिसमें आप अपना जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप, जीन से रिलेटेड, डीएनए से रिलेटेड चेंजेस लेके आते हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है ये. ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी ने ही हमें इतना यूज़फुल बनाया है. सच मैनिपुलेटिव एंड स्किलफुल सब्जेक्ट इज़ दिस कि हम इसमें मतलब बहुत ब्रॉड फील्ड है ये. वी कैन इवन जिस फील्ड में डीएनए तक चेंज होने लग गया, यू कैन थिंक कि कितनी ब्रॉड फील्ड है ये. डीएनए यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या टूल्स हमें चाहिए. सबसे पहले तो हमें एक डोनर डीएनए चाहिए होगा. वी नीड ए डोनर डीएनए या फॉरेन डीएनए हमें चाहिए जो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने वेक्टर में और उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसे अपने होस्ट में. और ये फॉरेन डीएनए जो होगा या जिसे आप डोनर डीएनए कहेंगे, हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होगा. डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मीन्स जो प्रोडक्ट हमें चाहिए. ठीक है. जिस टाइप का डीएनए हम चाहते हैं इंट्रोड्यूस करवाना. और समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई जीन्स बहुत यूज़फुल होते हैं, हम वो चाहते हैं, कुछ हमने प्रोडक्ट बनाना है, हम उसी टाइप का जो प्रोडक्ट हमें चाहिए हम उसी टाइप का फॉरेन डीएनए या डोनर डीएनए लेंगे. उसके बाद हम एक वेक्टर डीएनए लेंगे, प्लाज्मिड लेंगे बेसिकली. हम उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से उसमें कट लगाएंगे. उसके जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उस पार्ट में हम कट लगा देंगे और जो हमारा फॉरेन डीएनए होगा उसके फ्रेगमेंट्स, जाहिर सी बात है बहुत सारे फ्रेगमेंट्स रिलीज़ होंगे, वो हम अपने वेक्टर डीएनए में डाल देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं. ठीक है. ये उन्हीं स्पेसिफिक पार्ट्स में कट करेगी. रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कह लीजिए आप, ये वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को उन्हीं स्पेसिफिक पार्ट्स में कट करती है और उसके बाद वो वहाँ पे वो जॉइन हो जाते हैं. लाइगेज एंजाइम उन्हें जॉइन करने में हेल्प करेगी. तो फॉरेन डीएनए जो है, जब फॉरेन डीएनए उस वेक्टर डीएनए जो कि हमारा प्लाज्मिड है जिसमें हमने इंट्रोड्यूस करवाना है उसमें जब मिलकर बन जाए उसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं. आप ये देख सकते हैं. फिर ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कोलाई के सेल्स में जहाँ पे भी हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स चाहिए. हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगी. देन ये सेल्स अगर डिवाइड करते हैं और जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जिसके लिए हमने डोनर डीएनए लिया होता है वो सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल
बनाने के लिए, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। सो इट प्लेज अ ग्रेट रोल। इस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चलती है। इसके बीच में क्या रहता है कि जब हमने लाइगेज से रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया है, तो हम उसके स्ट्रेन्स देखने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना भी हमारा जो फ्रेगमेंट्स हैं बेसिकली, उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, टेक्निक के थ्रू सेपरेट करते हैं, और वो आपकी टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है। इसमें जेल एगरोज जेल यूज़ की जाती है। ठीक है, ये जो आप सामने एपरेटस देख रहे हैं, इसी के थ्रू। सो वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू क्या होता है कि जो डीएनए जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट किए जाते हैं, क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो वो दूसरे नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव के थ्रू जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इससे क्या होगा कि डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे अपने साइज़ के हिसाब से। और एगरोज जेल जो है वो वैसे भी एक तरह से सीव की तरह काम करती है। सो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स जो हैं वो काफ़ी पीछे हट जाएंगे। फिर जो सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें स्टेन किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड से, और यूवी रेडिएशन पे एक्सपोजर देकर, यूवी रेडिएशंस के थ्रू हमें उनको विजिबल लाइट के अंदर सो यूवी रेडिएशंस जब हम के थ्रू हम उनको एक्सपोजर देके फिर हम देखते हैं, और डीएनए के बैंड्स मतलब अपीयर होते हैं। सो जितने ब्राइट ऑरेंज कलर के जो बैंड्स अगर हमें दिखेंगे डीएनए के, वो इथिडियम ब्रोमाइड में हमें वही दिखेंगे। और जो सेपरेट बैंड्स होंगे डीएनए के, उन्हें हम सैगरोज जेल से मूव कर दिया जाता है, साइड में कर दिया जाता है, और उनको मतलब एक्सट्रैक्ट उनका निकाल दिया जाता है जेल पीस से। इस स्टेप को हम इल्यूशन भी कहते हैं। सो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरीफाइड फॉर्म में इस वे में हमें मिलते हैं, फिर आगे उनको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए, और फिर उनको हम मतलब क्लोनिंग वेक्टर्स के साथ ज्वाइन करते हैं। तो सेपरेशन डीएनए की इस तरह होती है कि फ्रेगमेंट्स जब बनते हैं तो उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि डीएनए बैंड्स की सेपरेशन कैसे करनी है ना, हमें एक प्योर प्रोडक्ट चाहिए। सो अगर आप इस डायग्राम में देखें, सो ये इकोलाई का वेक्टर है। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर है। इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स दिखाई हुई हैं जहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करती है। जैसे कि जो हिन थर्ड देख रहे हैं आप, इकोराई वन देख रहे हैं, बैम एच वन देख रहे हैं, सैल वन, पीवीयू सेकेंड, पीएसटी फर्स्ट, ये सब क्या हैं? ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। सो रिस्ट्रिक्शन साइट्स में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काम करती हैं। यहाँ पे जो ओराई वाला रीजन है, ये ओरिजिन और एप्लीकेशन का ओरिजिन का रीजन है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रीजन जीन्स भी हैं, AMPR, TETR। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से कितने बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे ना, ये आपको एग्ज़ाम में वहाँ पे अगर कई बार मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, जिस वे मैं बता रही हूँ कि किस तरह से पूछ सकते हैं आपको। हो सकता है ऐसा कुछ डायग्राम हो, आपको पूछें व्हाट इज़ AMPR, ठीक है, TETR क्या है, या ORI क्या है। सो इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ये नहीं समझना कि ट्वेल्थ में ये क्वेश्चन आएगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का तो हम उस वे में पढ़ें, वो तो आना ही आना है। बायोटेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीएनए रिकम्बिनेंट वाला। बट जो आगे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह से पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इकोराई, ठीक है, जैसे ये क्या है, इको स्टैंड्स फॉर इकोलाई, है ना, ईस्टरिशिया कोलाई। और ये जो वन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये रोमन नंबर्स हैं जो ये मेंशन कर रहे हैं कि किस साइड पे रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स हैं वो वर्क करती हैं। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ हिंड थर्ड, हिंड थर्ड क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट है। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। एंड इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर ये कौन सा है, PBR322, मीन्स कि ये स्ट्रेन है इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर लिया जो हुआ है हमने। और ये आपको सब पता होना चाहिए कि PVU जैसे बताया है आपको, ये सब क्या है। सो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है।
जिस तरह से हमने पढ़ा है कि अब डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, सो उसके बाद हम उन्हें अब क्लोनिंग वेक्टर में फैसिलिटेट करते हैं, उनमें क्लोनिंग वेक्टर जो है हमारा उसमें डालेंगे। ठीक है, सो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसी जगह है या आप एक ऐसा सीक्वेंस कह सकते हैं कि जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होती है, और कोई भी पीस जो डीएनए का है जब इस सीक्वेंस पे कनेक्ट हो जाएगा तो रेप्लिकेट करना शुरू हो जाएगा होस्ट के अंदर। इसलिए इस सीक्वेंस को हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है ताकि जितनी भी डीएनए जो कॉपीज़ बना रहा है उसे कंट्रोल कर सके, कॉपीज़ बना सके। ठीक है। सो जब भी कभी कुछ ऐसा बनाना हो कि बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है किसी टारगेट डीएनए की, तो ये होना चाहिए कि वो हमेशा जो भी क्लोन जो आपने तैयार करना है वेक्टर में, वो उसी ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन में हो जिसमें वो हाई कॉपी नंबर सपोर्ट करता हो। सो ORI के साथ साथ जो वेक्टर है उसे एक सिलेक्टेबल मार्कर भी चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है एक ऐसा एक एक ऐसी आप कह सकते हैं एक ऐसी सबस्टांस, एक ऐसी चीज़ जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, एलिमिनेट करने में हेल्प करेगी जितने भी अनसेलेक्टेड चीज़ें हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेट्स हैं, और आपको सिलेक्टिवली हेल्प करेगा। वो ऐसा सिलेक्ट मार्कर जो वो एक ऐसा सबस्टांस होगा वो सिलेक्ट करेगा, खुद परमिट करेगा कि ये रीजन है ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ का और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, और जो ऐसा रीजन होगा ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं होगा वहाँ से वो मतलब वो वहाँ पे अटैच नहीं होगा, तभी इसका नाम है सिलेक्टेबल मार्कर। ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ से क्या होता है, एक डीएनए का पीस जो है हम होस्ट बैक्टीरियम में मतलब इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट। होस्ट कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है। तो जितने भी जीन्स नॉर्मली जो एनकोड करते हैं रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस होती है जिन जीन से बैक्टीरिया कुछ बड़े रेजिस्टेंस पावर रखते हैं, एंटीबायोटिक से डिस्ट्रॉयड नहीं होते। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जैसे एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासिलिन, ठीक है, ये काफ़ी सिलेक्टेबल और यूज़फुल मार्कर्स हैं इकोलाई के लिए। सो जितने भी नॉर्मल इकोलाई सेल्स हैं ना उनके पास इतने रेजिस्टेंस नहीं होती इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट और वो जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, सो ये एक सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। सो क्लोनिंग साइट्स, उसके बाद क्लोनिंग साइट्स जो हैं अब हमने बाहर का जो अपना फॉरेन डीएनए हम ला रहे हैं, जो हमारा मतलब जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है उसे हम ला रहे हैं वेक्टर में, हमें चाहिए कि वो अटैच हो जाए। हमने ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देख लिया, सिलेक्टेबल मार्कर भी देख लिया। ठीक है, अब हमने सिलेक्टेबल मार्कर भी देख लिया है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, जो तो वेक्टर हमें चाहिए, वेक्टर कम ही होने चाहिए, नॉर्मली एक वेक्टर। ठीक है, और उसकी रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करेंगे। सो अगर बहुत सारी एक से ज़्यादा अगर रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होंगी एक ही वेक्टर के अंदर, तो ये बहुत सारी फ्रेगमेंट्स बनाएंगी और ये कॉम्प्लिकेट कर देंगी हमारी जीन क्लोनिंग को। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेट कर देंगी हमारी जीन क्लोनिंग को। सो कैसे हमने अपने एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए को अटैच करवाना है, वो भी कैसे होता है, एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट जो कि किसी भी एक मतलब रेजिस्टेंस जीन में प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे कि अगर हमने कोई फॉरेन डीएनए अटैच करवाना है, यहाँ पे अगर हम पिक्चर में देखें, अगर हमने कोई एक फॉरेन डीएनए अटैच करवाना है, अगर जस्ट सपोज हमने BMH1 में अपना फॉरेन डीएनए अटैच करवाना है, ठीक है, तो ये जो BMH साइट है ये टेट्रासाइलिन, जैसे अभी अपन ने पढ़ा ना, ये टेट्रासाइलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस जीन है। मतलब कि ये एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन साइट है जो कि टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस जीन को कोड करती है, और उसका वेक्टर कौन सा है, PBR322। ये आपको पता होना चाहिए, PBR322 इज़ द वेक्टर। ठीक है, ये एक वेक्टर है, प्लाज्मिड मतलब निकाला हुआ है, वेक्टर क्या होगा, प्लाज्मिड ही होगा, किसी इकोलाई का निकाला हुआ है। और BMH1 साइट है। ठीक है, किसकी साइट है वो साइट है टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस जीन की साइट है। सो जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा वो क्या करेगा,
टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस अपनी खो देगा, क्योंकि हम वो मतलब हटा रहे हैं, ठीक है, और हम फॉरेन डीएनए लेके आ रहे हैं, ठीक है, मीन्स हम फॉरेन डीएनए वहाँ पे अटैच कर रहे हैं। पर हम उसको फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं जितने भी नॉन रिकम्बिनेंट हैं जीन्स हैं। वहाँ पे हम फिर से टेट्रासाइलिन अटैच करवा सकते हैं मीडियम के साथ, बट वो अब उसकी पावर वो लूज़ कर देगा। जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट्स हम ग्रो करा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे AMPCR है, एम्पिसिलिन है, ठीक है, एम्पिसिलिन में अगर हम करवा रहे हैं जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट्स, अगर हम एम्पिसिलिन में ग्रो करवाएंगे जिसमें मीडियम एम्पिसिलिन रहेगा, उससे हम ट्रांसफ़र कर देंगे टेट्रासाइलिन मीडियम में, ठीक है। जो रिकम्बिनेंट्स जो एम्पिसिलिन में ग्रो कर रहे थे वो अब टेट्रासाइलिन में ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। द रिकम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट टेट्रासाइलिन। यही प्रोसेस रहता है। अगर हम एक साइट रिमूव कर रहे हैं, उसकी जगह कुछ और ऐड करवा रहे हैं, तो इट विल मैटर। नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे कि वेक्टर्स कैसे क्लोन करेंगे जीन्स को। अब हमारा जो वेक्टर है, अब हमने वहाँ पे इंसर्शन करवा दी है, ठीक है, इंसर्शन करवा दी है अपने एलियन जीन की। जितने भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं वो इनएक्टिवेटेड हो जाएंगे क्योंकि एलियन जीन आ गया है, और फिर एक पर्टिकुलर रिकम्बिनेंट्स के सिलेक्शन में हेल्प भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है, वो बेशक एक पर्टिकुलर जिस साइट में हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपना एलियन डीएनए, अगर वो जिस भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली साइट है वो उसको लूज़ मतलब खो देंगे और रिकम्बिनेंट्स के सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। सिलेक्शन जो है रिकम्बिनेंट्स की वो कैसे होगी, एंटीबायोटिक्स की इनएक्टिवेशन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, हमारा एक तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया है। जब डीएनए हमारा जो हमारा फॉरेन मटेरियल है या एलियन डीएनए है वो जब इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा, इट इज़ नॉन इंसर्शन। जो रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया है, रिकम्बिनेंट डीएनए एक ऐसे जीन को कैरी कर रहा है जिसमें एक ऐसी रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है, जैसे एम्पिसिलिन कर लो आप एग्जांपल। अब वो जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ है उसे हम इकोलाई सेल्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब हमने इकोलाई सेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया, जो इकोलाई सेल्स में ट्रांसफ़र किया है वो हमारे होस्ट सेल्स कहलाएंगे। तो होस्ट सेल्स भी क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स से, ठीक है, मतलब क्या हो जाएंगे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और अगर हम यही ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जो हैं अगर हम मीडियम में तैयार करें या अगार प्लेट्स में तैयार करें, अगर उनमें हम उनके पास अगर हम एम्पिसिलिन रख दें, ठीक है, उनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, और अगर हम मीडियम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और मीडियम में अगर हम एम्पिसिलिन डाल रहे हैं, तो वहाँ पे कौन से बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे, ऐसे वो ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो करेंगे जो उसको मतलब रेजिस्टेंस मतलब ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स ही ग्रो करेंगे जिनके पास रेजिस्टेंस है, और जो अनट्रांसफॉर्म्ड है, ठीक है, वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वहाँ पे प्रेजेंट है, और वहाँ पे जीन के प्रेजेंस से क्या होता है कि एक ट्रांसफॉर्म्ड मतलब एक सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म सेल को एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है उसे हम क्या कहेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर कह लेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं हम सेलेक्टेबल मार्कर। इस तरह से एक तरह से सेलेक्टेबल मार्कर प्रोड्यूस्ड हो गया। जीन्स हमारे जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हो चुके, जो हमारा एलियन डीएनए है या फॉरेन डीएनए है वो हमारा इंट्रोड्यूस हो चुका है, लाइगेट हो चुका है, इसको हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है इकोलाई में, और अब वो क्या बन चुका है, एक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन चुका है। देन इट विल डिवाइड and produce further more copies. This is all about recombinant DNA technology. एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था लाइक जेनेटिकल इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है, इसे आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन भी कह सकते हैं या हिमालिन भी कह सकते हैं। जेनेटिकल इंजीनियर्ड इंसुलिन का भी सेम ही सिस्टम है कि इसमें आपने क्या करना है, इंसुलिन प्रोड्यूस करवानी है जेनेटिकली। कैसे प्रोड्यूस करवानी है,
नॉर्मली आपको पता ही है कि इंसुलिन एक ऐसी हार्मोन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द शुगर एंड अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर ब्लड। ठीक है। सो इस हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होने पड़ जाता है कि फर्दर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है ग्लूकोज का। ठीक है। शुगर जो है वो ग्लूकोज जो है वो बॉडी में ब्लड में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, एब्जॉर्ब कम होगा और फर्दर ऐसे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा इंसुलिन की एब्सेंस में, डेफिशिएंसी में। सो ये हार्मोन बहुत रोल प्ले करती है। आजकल डायबिटीज़ एक बहुत इट्स फैटल डिसीज़, बहुत घातक बीमारी बन चुकी है। और इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से हर तीसरा बंदा डायबिटीज़ से परेशान है। सो नॉर्मली क्या किया जाता है कि इंसुलिन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए पिग्स या रैबिट्स को स्लॉटर किया जाता है, उनकी इंसुलिन निकाली जाती है। सो नॉर्मली निकाली जाती है और जब इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो इसका बहुत सारा ऐसे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। सो इसीलिए जेनेटिकल इंजीनियर्ड इंसुलिन तैयार की जाती है। नॉर्मली जो इंसुलिन है उसमें क्या रहता है कि दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ए एंड बी, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड। सो इस इंसुलिन मॉलिक्यूल में क्या होता है, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड दोनों में ही क्या रहता है कि अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। अगर ए पॉलीपेप्टाइड है, दो तरह के पॉलीपेप्टाइड्स हैं, जो ए पॉलीपेप्टाइड में 21 अमीनो एसिड्स रहते हैं एंड बी पॉलीपेप्टाइड में 30 अमीनो एसिड्स रहते हैं। और दोनों चेन्स जो होती हैं वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स में कनेक्टेड रहती हैं, यानी कि दो सल्फर लिंकेजेस बॉन्ड्स में कनेक्टेड रहेंगी। सो इससे क्या होता है कि बेसिकली ये तो इसका स्ट्रक्चर में आ गया। अगर आप सामने देखेंगे यहाँ पे, इट्स जस्ट स्ट्रक्चर अबाउट इंसुलिन, नॉलेज अबाउट इंसुलिन। सो क्या रहता है कि इंसुलिन जो है, अब डेफिशिएंसी है अगर बॉडी में तो हमें इंसुलिन इंट्रोड्यूस करवानी है बॉडी में। अब हम जेनेटिकल इंसुलिन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यानी कि माइक्रोब्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हम एक होस्ट बैक्टीरिया लेंगे या प्लाज्मिड लेके करवाएंगे। नॉर्मली क्या रहता है कि इंसुलिन जो है वो प्री मेच्योर फॉर्म में रिलीज़ होती है हमारी बॉडी में, जिसे हम प्रो इंसुलिन कहते हैं। ठीक है। प्रो इंसुलिन की फॉर्म में रिलीज़ होती है, जैसे हम मतलब प्री नॉट मेच्योर्ड, प्री मेच्योर इंसुलिन कहते हैं। एक सी पेप्टाइड बॉन्ड होती है। अगर सी पेप्टाइड बॉन्ड जो होती है उसके पास नियर अबाउट 35 अमीनो एसिड्स रहते हैं। ठीक है। सो वो निकाली जाती है, वो इसे इमेच्योर बनाती है। उसे सी पेप्टाइड बॉन्ड को निकाल के फिर फंक्शनल इंसुलिन तैयार की जाती है। फिर प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाई जाती है जिसके पास दो चेन्स होती हैं, ए एंड बी। सो सी पेप्टाइड अगर प्रेजेंट है इंसुलिन में तो वो क्या जानी जाती है, प्रो इंसुलिन, यानी कि प्री मेच्योर इंसुलिन, वो मेच्योर नहीं है। उसको रिमूव करके फिर मेच्योर फॉर्म में इंसुलिन को रिलीज़ किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम एक प्लाज्मिड देखते हैं। जो जितने भी इंसुलिन मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे इंसुलिन जो है, जैसे बोन मैरो में जितने भी स्टेम सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, वहाँ से WBC जो भी सेल्स हमें, मतलब एक तरह से इंसुलिन हमें जो चाहिए, इंसुलिन सेल्स को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जो हमारा क्लोन है या वेक्टर है या जो भी हमें वेक्टर प्लाज्मिड जो है उसमें हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। वेक्टर का हम वो अनवांटेड पार्ट निकाल देते हैं जो अनडिज़ायरेबल है, और वहाँ पे हम क्या इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, इंसुलिन सेल्स इंट्रोड्यूस करवा देंगे। इंसुलिन हार्मोन बेसिकली प्रोटीन ही है, हम वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे। दैन दैट्स नाउन एज, एक तरह से रिकम्बिनेंट इंसुलिन सा बन जाएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं जेनेटिकल इंजीनियर्ड मॉलिक्यूल। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसे हम बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बैक्टीरियल सेल में वहाँ पे स्पेशली जैसे हम कट्स लगाएंगे, उसके बाद हम उसको इंसुलिन मॉलिक्यूल्स को वहाँ पे लाइगेज करवाएंगे, अटैच करवाएंगे। फिर इसे हम एक ऐसा होस्ट ऑर्गेनिज्म ढूंढेंगे, लाइक प्लाज्मिड फ्री इकोलाई देख लेंगे, उसमें हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और देन उसके बाद इसको फर्दर सेल्स डिवाइड करेंगे और आगे इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, जिसे हम ह्यूमेलिन भी कहते हैं। सो नॉर्मली यही प्रोसेस रहता है इंसुलिन बनाने का। ठीक है। सो ये जो सी पेप्टाइड बॉन्ड है ये इंसुलिन को इमेच्योर बनाती है, इसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, एली लिली ने, ये अमेरिका की तरफ से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। इसमें दोनों सेपरेट चेन्स, लाइक ए चेन और एक बी इंसुलिन चेन जो हम बात कर रहे हैं, दोनों को ही अलग अलग तरीके से वेक्टर में इंट्रोड्यूस करवा के
फिर देन मतलब वहाँ पे लाइगेज करवा के फिर दोनों को अलग अलग तरीके से प्लाज्मिड सेल्स में इंट्रोड्यूस करवा के एंड में ए चेन जो रिलीज़ किया, बी चेन ने इंसुलिन रिलीज़ की, उन दोनों को मिक्स करके फिर इसको इंसुलिन तैयार की गई, जेनेटिकल इंसुलिन तैयार की गई। सो ये भी एक तरह से इस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, ये भी एक तरह से एक्सपेरिमेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। इस तरह से हम इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है और फिर इंजेक्शंस लगते हैं डायबिटीज़ पे, वो यही सब होता है। सो जेनेटिकल इंजीनियर्ड इंसुलिन इज़ far much better than to slaughter the pigs and rabbits and take out their insulin. सो जेनेटिकल इंसुलिन इस तरह से अगर बनाई जाए तो ये ज़्यादा बेटर रहेगी। एक और कॉन्सेप्ट है जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट है। जीन थेरेपी में यही रहता है कोई ऐसा बॉडी का जीन, ऐसी सेगमेंट डीएनए की, ऐसा जैसे जीन ऐसा पार्ट जो अगर किसी बीमारी की वजह से ख़राब हो गया हुआ है, कोई डेफिशिएंसी है, कोई डिफेक्ट आ गया है वहाँ पे। जैसे आजकल बहुत सारे डिजीज़ हैं, SCID, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सो ऐसे कुछ डिजीज़ आ चुके हैं कि जिसकी वजह से जीन जो है वो गलत एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है, डिफेक्ट है बॉडी में, चेंजेस आ रहे हैं। सो उसको हम ठीक कर सकते हैं। थेरेपी मीन्स चेंज कर सकते हैं। सो ये एक ऐसा थेरेपेटिक ट्रीटमेंट है जिससे हम डिफेक्टिव जीन्स को हटा सकते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल हेल्दी और फंक्शनल जीन्स डाल के। ओके। सो ये बिल्कुल तब भी कर देनी चाहिए जब बहुत ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दी जाए, ठीक है, सो ज़ाइगोटिक स्टेज में ही कर दी जाए ताकि जितनी भी प्रोजेनी है वो इस डिफेक्ट से रिलीज़ पा सकेंगी। अगर बहुत मेच्योर होके बड़े होके अगर बच्चों में कोई ऐसा डिफेक्ट है तब रिलीज़ किया जाए तो इसे बार बार करने की नौबत आ सकती है। सो इसको एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही इस तरह से कर देना चाहिए। सो जीन थेरेपी जो है बेसिकली सोमैटिक सेल्स में ही अप्लाइड की जाती है जहाँ पे डिफेक्ट अकर होता है। सो एडी एक ऐसी एडिनोसिन डीएमिनेज एक ऐसी एंजाइम्स है जो इसके लिए कोड करती है। सो इसके लिए फिर क्या किया जाता है कि हम एक ऐसे जीन कोड करेंगे, ठीक है, एक ऐसे जीन्स लेंगे जो एडीए रिलीज़ करते हो। नॉर्मली अगर बॉडी में एडीए की कमी रहेगी तो जेनेटिक डिफेक्ट्स कॉज होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 11 मतलब ये सब। सो जीन कॉज करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज हम एंजाइम जो एंजाइम रिलीज़ करते हैं ऐसे सेल्स लेंगे, इम्यूनिटी बूस्टर सेल्स लेंगे या बोन मैरो में किसी भी स्टेम सेल से ले सकते हैं। वो हम क्या करेंगे अपने वेक्टर में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो वेक्टर हमें चाहिए बेसिकली वहाँ पे एक स्पेशल जगह पे कट्स लगाएंगे और एडीए हम सेल्स जो हैं वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद हम एक रिट्रोवायरस लेंगे जो वायरल चीज़ें कॉज करता हो, ठीक है, डैट विल कॉज द रिट्रोवायरस बेसिकली HIV वायरस है जो कि वायरल कॉज करता है। सो हम वो लेंगे। उसके बाद हम उसको इंट्रोड्यूस मतलब वेक्टर जो होगा उसमें हम एडीए जीन्स को इंट्रोड्यूस करवा देंगे एंड उसके बाद हम जैसे जो भी सेल में हमने जो पैकेजिंग सेल में जिस सेल में हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाना है हम उसमें इंट्रोड्यूस करवा देंगे। देन उसका जो डिजीज़ कॉजिंग पार्ट था वो तो हम निकाल देंगे, उसकी जगह हमने एडीए डाल दिया हुआ है। सो इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी वायरल जीन और वो एडीए जीन ही प्रोड्यूस करेगा। और फिर यही एडीए जीन बाद में होस्ट ऑर्गेनिज्म में जब हम जिसमें हमने होस्ट में डालने हैं उसमें जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो एक अच्छा और यूज़फुल फंक्शनल सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। एडीए विल रिलीज एंड बूस्ट द इम्यूनिटी एंड जितने भी डिफेक्टिव जीन से डिजीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो नहीं हो पाएंगे। सो इट विल इम्प्रूव द जेनेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन। सो यही जीन थेरेपी है। सो आई होप ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आप सबको समझ आ गए हों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो।